नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास। एनसीईआरटी के इस सीरीज़ में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का इतिहास, चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हमने कक्षा 6, 7, 8 और 9 का इतिहास पढ़ के समाप्त कर दिया है। उसे आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। आज हम देखेंगे कि जो भूमंडलीकृत विश्व है इसका निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, आधुनिक युग से पहले आखिर ये कैसी थी, संपूर्ण विश्व कैसे था, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आम तौर पर एक ऐसी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। और दोस्तों, सही बात है, हम जिस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं इसके बारे में लगभग हम लोग 50 सालों से ही चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले जो था, उससे पहले लोग अर्थव्यवस्था पर कहाँ ध्यान देते थे, नहीं देते थे। कोई ये निकालता था कि किस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, नहीं। देखिए, ऐसा नहीं था कि अर्थव्यवस्था नहीं थी, मगर इसके बारे में लोगों को पता नहीं था। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया, व्यापार का, देखिए, भूमंडलीकृत विश्व की बनने की प्रक्रिया, व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते लोगों का, पूंजी व बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही की एक लंबा इतिहास रहा है। देखिए, ये कह रहा है कि आप इस अध्याय में देखेंगे कि जो भूमंडलीकृत विश्व है इसकी जो बनने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार है, किस तरह से लोग व्यापार के काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बहुत सारी पूंजी और बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो कहते हैं, उसका आयात निर्यात जो कहते हैं, इसका जो इतिहास है ये बहुत लंबा रहा है। ये नहीं कि ये चीज़ें आज ही शुरू हुई हैं कि मतलब चीज़ों को यहाँ मंगाया जाता है, यहाँ की चीज़ों को बाहर भेजा जाता है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो होता है ना, आयात निर्यात, ये सारी व्यवस्था जो थी इनका एक लंबा इतिहास रहा है। पहले से ही ये सारी चीज़ें थी। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्क के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी जो ये दुनिया है ऐसी बनी है। आइए देखते हैं। देखिए, ये कहना ये चाहता है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि हमारी चीज़ें, हमारे देश से वस्तुओं को विदेश भेजा जाता है और विदेशों से हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं, उनको भारत मंगाया जाता है। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुई है। ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो बहुत पहले से चली आ रही है। इनका एक लंबा इतिहास रहा है। यही बात ये कह रहा है, इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक आते गए। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न यात्रापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं। देखिए, ये कह रहा है कि आपने देखा कि मानव समाज जो है ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के संपर्क में आज ही से आना शुरू हुआ है। देखिए, इसका भी इतिहास जो है एक लंबा रहा है। प्राचीन काल से ही लोग यात्राओं के लिए या व्यापार के लिए, पुजारी और जो तीर्थयात्री थे, ये लोग देखिए या तो ज्ञान देने के लिए या तो ज्ञान एकत्रित करने के लिए, या तो बहुत से लोग ऐसे भी होते थे जिनको उनकी देश में बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था, उनके साथ उत्पीड़न होता था, उनको यातनाएं दी जाती थी। यातना से बचने के लिए, इन उत्पीड़नों से बचने के लिए, ठीक है, वो लोग भी दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीज़ें जैसे पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियाँ भी साथ लेकर चलते रहे। तो जाहिर सी बात है, जब
एक देश से आप दूसरे देश जाएंगे तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि खाली हाथ चले गए। भाई जब आदमी जाता है तो अपने साथ जो ज़रूरत की वस्तुएं होती हैं, वो मान लीजिए आपको जो बीमारी है वो अलग रख के थोड़ी चले जाएंगे बीमारी को, तो उसके साथ आपके जो विचार हैं, आपकी जो मान्यताएं हैं, आपका जो पैसा है, आपका जो हुनर है, इन सब ये सब चीज़ें भी एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। आगे देखिए, 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे हम आज पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। तो अगर दोस्तों आपने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो आप देखेंगे कि उस समय के लोग जो है ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ यहाँ बहुत दूर दूर तक जाते थे यार व्यापार करने। वही ये कह रहा है कि अगर आप देखेंगे उस समय भी लगभग 3000 ईसा पूर्व, लगभग आज से अगर देखें तो 5 से 5,500 साल, 5,000 वर्ष पूर्व उस समय भी सिंधु घाटी के जो लोग थे वो लोग भी व्यापार करने पश्चिमी एशिया जाते थे। हजारों सालों से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली जो कौड़ियाँ हैं, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रही हैं। देखिए, मालदीव के जो समुद्र है वहाँ पर कौड़ियाँ पाई जाती हैं। उस समय लोग इनको पैसों के रूप में इस्तेमाल करते थे, यानी उस समय की ये मुद्रा थी। इनको आप देखेंगे तो चीन और पूर्वी अफ्रीका तक ये हमें प्राप्त होते हैं। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। जैसे देखिए, कोविड आया था ना, तो कोविड सबसे पहले कहाँ से आया था बोलते हैं। देखिए, जब उस पर रिसर्च हुआ तो पता चला कोविड सबसे पहले कहाँ देखा गया था, चीन में। ठीक है, कोविड सबसे पहले चीन से आया। अब चीन से किसी व्यक्ति के माध्यम से ये दूसरे अन्य देशों में फैला। ठीक है, चाहे अमेरिका हो, भारत हो या कहीं भी अन्य जगह। तो वही चीज़ ये कह रहा है, ये सब चीज़ें आज से ही नहीं हो रही हैं, ये सब चीज़ें बहुत 100 सालों मतलब हजारों साल पहले से हो रही हैं। ठीक है, आदमियों के साथ साथ ऐसा नहीं है कि केवल उनके साथ उनके विचार, पैसे, वस्तुएं, केवल वही चीज़ें नहीं आती थी, उनके साथ बीमारियां भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती रही हैं। ठीक है, आगे देखिए, 13वीं सदी के बाद इनके प्रसार को निश्चय ही साफ देखा जा सकता है। देखिए, 7वीं सदी तक आप बीमारियों का प्रसार कैसे हो, या वस्तुओं का या किसी भी चीज़ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंची, इनको आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन 13वीं सदी के बाद जो घटनाएं घटी, इन सब के बारे में आप लोग सीधे और साफ तरीके से देख सकते हैं और जान सकते हैं। इनको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये आपके सामने है, प्रत्यक्ष रूप में पड़ी है। आगे देखिए, सबसे पहले देखते हैं रेशमी मार्ग यानी सिल्क रूट से जुड़ी दुनिया कैसी थी। आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। देखिए, सिल्क मार्ग जो है, सिल्क मार्ग नाम से जाना यह पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाली जो चीनी रेशम यानी सिल्क को, जो सिल्क था उसका कितना महत्व था। देखिए दोस्तों, भारत का जो सिल्क था उसको कहते हैं कि सिल्क के एक पूरे चादर को, ठीक है, चादर को ये इतना मुलायम होता था, ठीक है, कि एक छोटे से नट में पूरी चादर को निकाल दिया जाता, पूरी चादर एकदम निकल जाती थी छोटे से नट से। तो ये सोच सकते हैं आप कि यहाँ के सिल्क जो थी कितनी मशहूर थी। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि सिल्क मार्ग का जो पता है, इस सिल्क मार्ग नाम का पता इस बात से चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को जिस चीनी रेशम थी उसको भेजा जाता था और इसका महत्व जो था वो बहुत ज़्यादा था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है,
जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय से ही सामने आ चुके थे, यानी इन रास्तों का खोज जो मतलब एशिया से अमेरिका या यूरोप के देशों में जाते थे, उन सब मार्गों का पता आज से नहीं, ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले ही ये मार्ग हमारे सामने आ चुके थे, इनकी खोज हो चुकी थी और लगभग 15वीं शताब्दी तक ये अस्तित्व में थे, यानी 15वीं शताब्दी तक इनका यूज होता रहा। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। देखिए, भारत से जो है मसालों का, रेशम का, नील का और काली मिर्च का, इन सारी चीज़ों को दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था, यानी यूरोप के देशों में पहुंचाया जाता था और यूरोप से सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं जो थी वो यूरोप से एशिया पहुंचती थी। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये दोनों प्रतिक्रियाएं जो हैं साथ साथ चलती थी। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि जैसे कोई व्यक्ति वहाँ की वस्तुएं यहाँ ला रहा है और यहाँ की वस्तुएं वहाँ ले जा रहा है, तो इसमें ये थोड़ी है कि खाली वस्तुओं का ही आदान प्रदान हो रहा है यार। यहाँ पे भाई वहाँ जब लोग आएंगे तो उनके विचारों को भी आप जानेंगे, जाहिर सी बात है, उनके विचार कैसे हैं, उनकी संस्कृति कैसी है, उनका रहन सहन कैसा है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। और आपकी बोलचाल कैसी है, आपकी रहन सहन कैसी है, आपकी जीवन शैली कैसी है, इसके बारे में यार उनको पता लगेगा, दूसरे जो आए हैं आपके पास या आप गए तो ये आदान प्रदान जो है चलती रहती है। देखिए, शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते थे। ईसाई मिशनरी यार वो होते हैं जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। कुछ ही सदी बाद मुस्लिम धर्म उपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले और इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। देखिए, जैसे ईसाई मिशनरी इन सिल्क मार्गों की सहायता से अलग अलग देशों में फैले, यानी अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए, उसी तरह मुस्लिम धर्म उपदेशक यानी मुस्लिम धर्म का प्रचार करने वाले या बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले जो भी लोग थे, इनका प्रसार जो था इन्हीं रास्तों के माध्यम से, यानी इन्हीं सिल्क मार्गों के माध्यम से दुनिया के अन्य देशों में पहुंचा। आगे देखिए, भोजन की यात्रा कैसी थी। स्पेगेटी और आलू, आखिर आलू के बारे में विश्व को कैसे पता चला। देखिए, हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे तो जाने अनजाने वहाँ नई फसलों के बीज बो आते थे, ठीक है। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों के भी जो सादा स्रोत है, यानी जो साधन रहे हैं, ठीक है, वो यही रहे हों, ठीक है। कहना ये चाहता है कि देखिए, जो व्यापारी हैं वो व्यापार के लिए जब अन्य देशों में जाते थे तो वहाँ जाने के बाद झटपट तैयार होने वाली जो साग सब्जियाँ हैं, जो फसलें थी, उनको बो देते थे। अब बो देते थे तो यूज़ करते थे, तो जाहिर सी बात है जब चीज़ें वो दूसरे देश में जाके अपने देश की चीज़ों की खेती करेंगे तो जो दूसरे देश के लोग हैं उनको भी इसके बारे में पता चलेगा। यही चीज़ ये कह रहा है। आइए स्पेगेटी और नूडल्स का ही उदाहरण लें, आइए देखते हैं। माना जाता है कि नूडल्स जो है चीन से पश्चिम में पहुँचे और वहाँ उन्हीं से स्पेगेटी का जन्म हुआ। यह संभव है पास्ता जो है अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुँचा, जो अब इटली का एक टापू है। तो देखिए, आपको एक चीज़ पता चल गया, जो नूडल्स है ये चीन से आया, ठीक है।
और यहाँ देख लीजिए जो पास्ता है वो अरब यात्रियों के साथ इटली पहुँचा। अब इटली का ही एक टापू है, इसी तरह के आहार जो हैं भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह न जान सके कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। देखिए अब नूडल्स जो है वो चीन से पश्चिम के देशों में पहुंचा, ये ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि अरब यात्रियों ने ही अरब यात्री जो हैं पास्ते को इटली पहुंचाया, ठीक है भाई। लेकिन आप ये कहें कि इनका जन्म चीन में हुआ, भाई ये गलत बात है ना। आप नहीं बता सकते इनका जन्म कहाँ हुआ, क्योंकि ऐसी ही चीज़ें भारत में भी पाई जाती हैं। तो ये अनुमान लगाना कि ये चीज़ों का जन्म कहाँ हुआ, ये भाई बहुत मुश्किल है। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच जो सांस्कृतिक लेन देन थी वो चल रही होंगी। जाहिर सी बात है, जब ये सारी चीज़ें अन्य जगहों पर भी प्राप्त हो रही है, मान ली भारत में पाई जाने वाली कोई चीज़ अन्य देशों में भी प्राप्त हो रही है, इसका मतलब है यार ये पहले से ही जो सांस्कृतिक है, जो हमारी संस्कृति है या उनकी संस्कृति है, उनका आदान प्रदान होता रहा है। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। यानी ये कह रहा है कि आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च और शकरकंद जैसी जो फसलें थी आज से 500 साल पहले भारत में नहीं उगाई जाती थी। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस, देखिए, गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था, जिन्हें बाद में हम अमेरिका के नाम से जानने लगे। ये यही कह रहा है कि भाई ये सब वस्तुएं हमारे पास कैसे पहुंची। ये सब वस्तुएं तब पहुंची जो कोलंबस था वो भारत की खोज करते हुए, यानी एशिया की खोज करते हुए अमेरिका पहुंच गया। दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह सभी से है। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। यही चीज़ कह रहा है कि आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर जो हैं ये आए तो यूरोप वासियों के थ्रू हैं, लेकिन ये जो आए हैं जब कोलंबस अमेरिका पहुंच गया गलती से, तब उसके माध्यम से वहाँ की चीज़ें जो हैं, खाद्य पदार्थ की चीज़ें जो हैं वो अन्य जगह पहुँची। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में ज़मीन आसमान का फर्क आ जाता है। साधारण आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी आमूल रूप से बदल गई थी। उनका भोजन जो था बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र जो थी वो बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार जो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। देखिए, यानी आलू पर लोग इतने डिपेंड हो गए कि यार एक बार फसल खराब हो जाने के बाद आयरलैंड में भूखमरी फैल गई, जिस कारण लाखों लोग मारे गए। आगे देखिए, विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुँचे तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। भाई जब एक कोने से दूसरे कोने तक ये यूरोपीय पहुँच गए तो भाई जाहिर सी बात है जो विश्व पहले बहुत बड़ा लगता था अब वो बहुत छोटा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। जो भारत था व्यापार की दृष्टि से भाई एक तरह से ये केंद्र था, ये व्यापारियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था।
अपनी खोज से पहले लाखों साल में अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। यानी ये कहना चाहता है जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की उससे पहले अमेरिका के बारे में दुनिया को नहीं पता था। लेकिन 16वीं सदी में उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ जो थे हर दिशा में जीवन का रंग रूप लेने लगे। यानी उनसे दुनिया के अन्य लोग भी परिचित होने लगे, यानी उसके संपर्क में आने लगे। आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, खास तौर से चांदी ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिण अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। देखिए, 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी जो क्षमता थी वो नहीं थी। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू हो जाने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचते थे वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदाय को ख़त्म कर डाला। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता जो है वो आसान होता चला गया चेचक की वजह से। बंदूक को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता। भाई चेचक को गोली मार के उड़ा देंगे? नहीं उड़ा सकते, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो चुका था। देखिए, यूरोप के जो लोग थे उन्हें चेचक से लड़ने की उनके शरीर को आदत हो चुका था। उनका शरीर चेचक के अनुरूप ढल चुका था। उनके अंदर चेचक से लड़ने के लिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो जन्म ले चुकी थी। लेकिन जो अमेरिका वासी थे उनके लिए चेचक नया था। उनका शरीर इसको नहीं झेल पा रहा था। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था। 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र जो है पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। चीन के व्यापार से हट जाने की वजह से, दुनिया से कट जाने की वजह से जो व्यापार का केंद्र है वो यूरोप बन गया। देखिए, 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। वही कह रहा 1815 से 1914 के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाज की काया पलट कर दी और विदेशी संबंधों को नए ढर्रे में डाल दिया। देखिए, ये कह रहा है 19वीं शताब्दी में
दुनिया में तेजी से बदलाव देखने को मिला, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक हो या टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो। इन सभी कारणों से पूरे समाज की जो व्यवस्था थी उनकी काया पलट हो गई और विदेशों के साथ जो नए नए संबंध बनाने की नई नई नीतियां आ गई, उन्होंने तो इसमें और जान फूंक दी। देखिए, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। इनमें पहला प्रवाह या व्यापार का होता है। जो पहला प्रवाह होता है वो व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा जो होता है वो श्रम का प्रवाह होता है। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा प्रवाह है, आप लोग भी यार गांव छोड़ के शहर आते हैं या विदेश जाते हैं काम की तलाश में, वही बात कह रहा है। तीसरा प्रवाह जो होता है पूंजी का होता है, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। ये 3 तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े होते हैं और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच या मौजूद जो संबंध होता है वो भी टूट जाता है। उदाहरण के लिए वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही प्राय ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी। फिर भी यदि हम तीनों प्रवाहों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए, ये कह रहा है अर्थव्यवस्था को समझने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर 19वीं सदी की अर्थव्यवस्था हमें समझना है तो उसका कहने का मतलब यही है कि 3 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? देखिए, वो 3 चीज़ें जो हैं, पहला देखिए यहाँ दिया है व्यापार। पहले हम व्यापार को समझे, ठीक है। दूसरा जो लोग थे, जो श्रम था, यानी लोगों की बेरोजगारी जो थी, जो कार्य करने की ज़रूरतें थी, जो रोजगार था वो क्या है, क्या कि रोजगार की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं और इनकी संख्या क्या है। बेरोजगारी दर ज़्यादा होगी तभी तो लोग रोजगार की तलाश में जाएंगे। और तीसरी चीज़ जो हमें जानने की ज़रूरत होती है भाई, इन्वेस्टमेंट, यानी कि पूंजी कितनी लगी है। इन तीनों चीज़ों का अगर अध्ययन करेंगे कि भाई श्रम में कितना खर्च हुआ है व्यापार के लिए, व्यापार कैसा है, किस चीज़ का व्यापार करना है, श्रम कितना लगेगा, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ये सारी चीज़ें जब करेंगे, सबके बारे में देखेंगे, तब जाके हम लोग 19वीं सदी की जो अर्थव्यवस्था है उसको समझ सकेंगे। देखिए, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। आप ये देखेंगे कि यूरोप में किस तरह से औद्योगिक क्रांति आई और नए नए उद्योगों का किस तरीके से विकास हुआ। अगर इनके बारे में आप समझेंगे तो आपको विश्व की अर्थव्यवस्था का उदय के बारे में समझना आसान हो जाएगा। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते हैं। जाहिर सी बात है कि भाई उन्हें भोजन के लिए किसी अन्य देश पर डिपेंड ना रहना पड़े, सारे देश यही चाहते हैं। लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात जो थी वो अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है वो गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। आइए देखते हैं कि आखिर ऐसा ये क्यों कह रहा है, इसके पीछे क्या कारण थे। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी, यानी जनसंख्या में वृद्धि हुई। इसका नतीजा ये हुआ, देश में भोजन की मांग बढ़ी। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादनों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। भाई जाहिर सी बात है, जनसंख्या ज़्यादा हो गई, खाने की चीज़ें कम है तो भाई महंगाई बढ़ेगी। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बाशिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे। जाहिर सी बात है भाई, जनता जब परेशान होगी तो उठा के पटक देगी। कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत
कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थ की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत जो है वो बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। भाई अब ये बताओ, किसी चीज़ के उत्पादन में पैसे ज़्यादा लग रहे हैं और आप उसको कम रेट में बेचोगे तो आपको नुकसान होगा। ये नुकसान आप कब तक सहोगे? यही चीज़ ब्रिटेन के किसानों के साथ हो रहा था। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई, हजारों लोग जो थे बेरोजगार हो गए। गांव से उजड़कर या तो वे शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का जो स्तर था वो बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफ़ी तेज रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। इससे लोगों की जो ज़रूरतें थी वो बढ़ गई। खाद्य पदार्थों को और भी ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। खेती के लिए ज़मीन को साफ कर देना काफ़ी नहीं था। खेतिहर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी ज़रूरत थी। ज़्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नए गोदियाँ बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना ज़रूरी था। नई ज़मीन पर खेती करने के लिए यह ज़रूरी था कि दूसरे इलाकों के लोग वहां आकर बसे, यानी नए घर बनाना और नई बस्तियां बनाना भी ज़रूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की ज़रूरत थी। इसके लिए लंदन जैसे वित्त केंद्रों में पूंजी आने लगे। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी वहां लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रभाव जो है वो होने लगा। श्रम की जो कमी थी वो दूर होने लगी। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दूर देशों में जाकर काम करने लगे थे। आयरिश, भाई आयरलैंड की महिला को आयरिश कहा जाता है, वही आयरिश कह रहा है। अरे मतलब आयरलैंड के निवासियों को आयरिश कहा जाता है भाई। 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन, रुझानों, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिक और तकनीक में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ जो है वो पैदा नहीं कर रहे थे। अब यह काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे थे जो संभवतः हाल ही में वहां आए थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहां महज एक पीढ़ी पहले ठेठ जंगल रहे होंगे। देखिए, अब ऐसी स्थिति नहीं रह गई थी कि खेतों में केवल किसान ही खेती कर रहे हैं, यानी किसान ही अपनी ज़मीन पर केवल खेती कर रहे हों। अब खेती को जो है बिजनेस के प्रोस्पेक्टस से किया जाने लगा, यानी जैसे आज देखे ना, जैसे कंपनियों में वस्तुओं का उत्पादन होता है ना, उसी तरह से मान लीजिए कंपनियां बना ली गई और उसके तहत खेती कराई जाने लगी। और देखिए क्या होता था, कहाँ पहुंचे थे हम लोग? हाँ, खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था। पानी के जहाज़ों से दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। सबसे पहले रेलवे में लोड किया जाता था ट्रेन में, उसके बाद उसको बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता था, उसके बाद बंदरगाहों से इसको जहाज़ों पे लोड करके दूसरे देशों में पहुंचा दिया जाता था। इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूहों के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। देखिए, बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इसी तरह के नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी
नहर बस्ती भी कहा जाता था, कैनोल कॉलोनी यानी नहर बस्ती। आगे देखिए, भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। कुछ ऐसी ही कहानी कपास की थी, जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की जो मांग है उसको पूरा किया जा सके। रबड़ की कहानी भी इससे अलग नहीं है। विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से 1914 के बीच जो है विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। इस व्यापार में लगभग 60% प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। 60% जो उत्पादन था वो गेहूं और कोयला, मान लीजिए जो कृषि उत्पाद के थे वो ये थे। आगे देखिए, हाँ भाई बड़ो मत हो। तकनीक की भूमिका क्या थी, यानी टेक्नोलॉजी की। इस घटनाक्रम में तकनीक की क्या भूमिका रही, देखिए रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सब तकनीक बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। इनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। उदाहरण के लिए औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जल पोतों का आकार बढ़ा जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाजार में कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। भाई बिना ट्रेनों के, बिना जहाज़ों के ये जो उत्पादन थे, जो वस्तुएं थी, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे पहुंचाते। ये देखिए, इसको दिखा देता हूँ। 10 मिनट फील्ड क्लब पशु बाजार 1851, इलिस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, ये लंदन की पिक है यार। देखिए मांस मांस के ऊपर पे कहाँ पहुँच गया भाई, छोड़ दिया क्या मैंने कुछ। हाँ आगे देखिए, यही है। मांस के उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाजा मिलता है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे। बहुत सारे तो लंबे सफ़र में ही मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे। बहुतों का वजन गिर जाता था या वे खाने के लायक नहीं रह जाते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की जो मांग और उत्पादन थी वो भी कम रहती थी। नई तकनीक के आने से यह स्थिति जो थी बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, यानी एक तरह से समझ लीजिए फ्रिज स्थापित कर दिया गया, जिससे जल्दी खराब, मतलब एक जगह ऐसी बना दी गई जो हमेशा ठंडी रहती थी, जिससे जो जल्दी खराब होने वाली चीज़ें थी वो लंबी यात्राओं पर ले जा सकता था। अब चीज़ें जल्दी खराब नहीं होंगी। इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में जो आने वाला खर्च था वो कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के जो दाम थे वो भी गिर गए। यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी। पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे और बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार यानी मक्खन व अंडे भी शामिल हो गए। जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबे जो थी उनको समर्थन मिलने लगा। आगे देखिए, 19वीं सदी के आखिरी में उपनिवेशवाद। 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे। ये केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर था। हमें इस प्रक्रिया के स्याह पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता यानी करीबी का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के जो साधन थे वो छिनने लगे।
19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजय से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय परिवर्तन आए और यह औपनिवेशिक समाज को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। आगे देखिए, जरा अफ्रीका के मानचित्र को देखिए। ये अफ्रीका का मानचित्र है। आप पाएंगे कि वहाँ के कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी हैं, ठीक है, स्केल रखकर खींचा गया हो। दुर्भाग्यवश यही हुआ भी था। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाके बांटने के लिए इसी तरीके का सहारा लिया। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया था। देखिए ये जो कह रहा है, देखिए ये देखिए, आप इसको देखेंगे तो ऐसा लग रहा है यार, ये देखिए सीधी लाइन में चली आ रही हैं, ये है ना, ये देखिए सीधी लाइन में आ रही है ना, देखिए ना, ऐसा लग रहा है कि सीधी लाइन में ऐसे दे दिया गया हो किसी को। यही चीज़ ये कह रहा है कि मतलब इन्होंने क्या किया, यूरोपीय देशों ने 1885 में एक मीटिंग की और इनको अपने अपने हिस्से में बांट लिया। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। देखिए, स्पेनिश मोरक्को, स्पेनिश सहारा, रियो डा जेरो, पोर्ट गिनी, ये एक लाइन से ही ऐसा लग रहा है कि मतलब यार इस पर एक लाइन खींच दी गई हो इन पर, जैसे इनका कब्जा था मानचित्र पे ही। अब देखिए ये कह रहा है 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में जो अमेरिका है वो भी एक बहुत बड़े ताकत के रूप में उभर गया। आइए देखें उपनिवेशवाद में औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी की साधनें जो थी उन पर क्या असर पड़ा। ये तस्वीर है, देख लेते हैं। मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मार्टन स्टैनली एक पत्रकार और खोजी थे। न्यूयॉर्क हेरल्ड ने उन्हें कई साल पहले अफ्रीका गए लिविंगस्टन नामक मिशनरी की खोज करने के लिए भेजा था। उस जमाने के अन्य यूरोपीय और अमेरिकी अन्वेषकों की भांति स्टैनली भी हथियारों से लैस होकर गए थे। उन्होंने वहां जाकर स्थानीय शिकारियों, योद्धाओं और मजदूरों को इकट्ठा किया, स्थानीय कबीलों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी और अफ्रीकी भूदृश्य की पड़ताल की और विभिन्न इलाकों के नक्शे बनाए। बाद में इन खोजों और अन्वेषणों को अफ्रीका को जीतने में मदद मिली और एक ऐसे भौगोलिक अन्वेषण केवल वैज्ञानिक जानकारियाँ इकट्ठा करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित नहीं होते थे, उनका साम्राज्यवादी योजनाओं से सीधा संबंध होता था। मध्य अफ्रीका की तस्वीर है भाई, देख लो। रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। प्लेग क्या होता है भाई? बीमारी होती है। और क्या होता है? जुकाम हो गया यार, बहुत परेशान हूँ। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और जो स्थानीय अर्थव्यवस्था थी इस पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों का जो जीवन वो भाग्य था उसको बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को नई शक्ल में ढाल दिया, नया रूप प्रदान कर दिया। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन की कभी कोई कमी नहीं रही, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीकियों की ज़िंदगी व कामकाज जमीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा है। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास ज़मीन और पालतू जानवर होते या पशु होते
जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है। सही बात है। 19वीं सदी की आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने लगे और खदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। मजदूरों की भर्ती उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने सारे हथकंडे आजमाकर देख लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए, जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो। काश्तकारों की उनकी ज़मीनों से हटाने के लिए उत्तराधिकारी कानून भी बदल दिए गए। नए कानूनों में यह व्यवस्था कर दी गई, अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में धकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया, उनके खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई। तभी वहाँ रीडर पेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। अफ्रीका में रीडर पेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1890 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इटालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुँची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची। 5 साल बाद यह केप यानी अफ्रीका का जो दूर दक्षिणी हिस्सा है वहां तक भी पहुंच गई। रिंडर पेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया, यानी जानवरों की मौत हो गई। पशुओं के खत्म हो जाने से तो अफ्रीकियों की जो रोजी रोटी थी उनके साधन ही खत्म हो गए। अपनी सत्ता को और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहां के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे खुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। बचे खुचे पशु संसाधन पर कब्जे से जो यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। आगे देखिए। 19वीं सदी की दुनिया अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों को यार कहाँ पहुँच गया ऐसी और भी कहानी आप देख सकते हैं कि मतलब 19वीं सदी में दुनिया के अन्य भागों पर जो पश्चिमी आक्रमण और विजय थे वो कैसी थी, उनके क्या परिणाम हुए। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। देखिए, भारत से अनुबंधित यानी गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता का प्रतिबिंबित करता है। यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के लिए नए रूपों को इजाद करने की दुनिया थी। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर देशों में ले जाया जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को यह खास तरह के अनुबंध यानी एग्रीमेंट के तहत लाया जाता था। इन एग्रीमेंटों में ये शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते हैं, यानी 5 साल के अंदर वो अपने देश वापस नहीं आ सकते। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे थे। कुटीर उद्योग जो था वो खत्म हो रहे थे। जमीन का भाड़ा बढ़ गया था,
खानों और बागानों के लिए जमीन को साफ किया जा रहा था। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे बटाई पर जमीन तो ले लेते थे, लेकिन उनका भाड़ा जो है वो नहीं चुका पाते थे। उन पर कर्जा चढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े। देखिए, भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह यानी मुख्यतः त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। तमिल अप्रवासी सिलेन, देखिए जो तमिल अप्रवासी थे उनको शिलोन और मलाया जाकर काम करते थे। बहुत सारे एग्रीमेंट वाले जो श्रमिक थे उनको असम के चाय के बागानों में काम करवाने के लिए भी ले जाया जाता था। मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे। एजेंटों को कमीशन मिलता था। बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी इन शर्तों को मान लेते थे। एजेंट भी भावी अप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। कहाँ जाना है, यात्रा के क्या साधन होंगे, क्या काम करना है और नई जगह पर काम व जीवन के हालात जो हैं कैसे होंगे, इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। बहुत सारे प्रवासियों को तो यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता था तो एजेंट उसका अपहरण तक कर लेते थे। 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का नाम भी दिया। बागानों में यह कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे यहाँ वैसे हालात नहीं है। नई जगह की जीवन एवं कार्य की जो स्थितियाँ हैं वो बहुत कठोर थी और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं थे। इसके बावजूद मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में ही चले गए। अगर ऐसे मजदूर जो थे पकड़े जाते थे तो उनको भारी सजा दी जाती थी। और बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्म अभिव्यक्ति के नए रूप खोज लिए। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। इस मेले को होसे यानी इमाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया। उसमें सभी धर्मों के नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। इसी प्रकार रास्ताफारियानावाद नामक विद्रोही धर्म, जिसे जमैका के रेगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया, में भी भारतीय अप्रवासियों और कैरिबियाई द्वीप समूहों के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय अप्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने आई। रचनात्मक अभिव्यक्तियों की उदाहरण है। सांस्कृतिक समागम के ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया की अंग थी। यह ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीजें आपस में घुल मिल जाती थी। उनकी मूल पहचान और विशिष्टताएं गुम हो जाती थी और उनका बिल्कुल नया रूप सामने आता था। ये देखिए, पहचान के लिए गिरमिटिया मजदूरों के चित्र है। मालिकों के लिए इन मजदूरों का नाम नहीं बल्कि उनकी संख्या का महत्व होता था। अरे यार, सांस नहीं लिया जा रहा यार, बहुत परेशान हूँ मैं। फिर भी पढ़ा रहा हूँ आपको। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो शेयर भी नहीं करते। बस 2 मिनट दीजिए मुझे। ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटते। जो वापस लौटते उनमें से अधिकांश केवल कुछ समय ही बिताकर फिर अपने नए ठिकानों पर वापस चले गए। इसी कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार BS नायपॉल का नाम सुना है? आप में से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर खिलाड़ी शिव नरेल चंद्रपाल और राम नरेश श्रवण का नाम भी सुना होगा। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि उनके नाम हम भारतीयों जैसे क्यों हैं? इसकी वजह यह है, देखिए, इसकी वजह यह है
कि भारत से गए जो अनुबंधित मजदूर थे ये उनके ही वंशज हैं, इसलिए उनके नाम भारतीयों जैसे लगते हैं। 20वीं सदी के शुरुआती सालों से ही हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे थे। उनकी राय में यह बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। इसी दबाव के कारण 1921 में इसे खत्म कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरिबियाई द्वीप समूहों में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। वहाँ के लोग उन्हें कूली मानते थे और उनके साथ कूलियों जैसा बर्ताव करते थे। नायपाल के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में बिछो और परायेपन के इस आसपास एहसास को खूब देखा जा सकता है। मतलब ये देखिए, नायपाल ने जो वो उपन्यास लिखे हैं उनमें उन्होंने इस बात के, इस एहसास को दर्शाया है कि किस तरीके से उनके साथ परायेपन का व्यवहार किया जाता था। विदेश में भारतीय उद्यमी, देखिए, विश्व व्यापार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। भाई जाहिर सी बात है, जब वस्तुओं को उत्पादन करना है उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, पैसे तो लगेंगे ही। तो विश्व व्यापार में जो खाद्य पदार्थ थे उनके उत्पादन के लिए पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन जो छोटे मोटे किसान थे उनका क्या होता था। यहीं से देसी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं, यानी सामने आते हैं। क्या आपने शिकारी पुरी श्राफ और नट्टू कोटई चेटियारों के बारे में सुना है? देखिए ये लोग कौन थे, शिकारी पुरी और ध्यान रखिएगा नट्टू कोटई। नट्टू कोटई, इनके बारे में आपको कभी पूछ लेगा तो आपको ध्यान रहेगा ना, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये बहुत सारे बैंकर और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। भाई साहब मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या बोलते हो? ये तो भाई मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा, इसलिए लग रहा है कि देखिए ये भाई यहाँ से स्टेटमेंट उठा लेगा। स्टेटमेंट कैसे उठाएगा कि शिकारीपुर श्रॉफ और नट्टू कोटई चेटियार, ये लोग बैंकर के रूप में प्रसिद्ध थे। यार ये लेंगे, बहुत सारे बैंकरों को 19वीं शताब्दी में शिकारीपुरी और श्राफ नट्टू कोटई चेटियार के नाम से जाना जाता था। भाई ये ऐसे उठा लेगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिकारपुरी और नाटू कोटई, ये लोग कौन थे? बैंकर और व्यापारियों को कर्ज देने वाले। बैंकर से और व्यापारी थे जो लोग किसानों को कर्ज देते थे। इसके लिए वे या तो अपनी ज़मीन, अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्जा लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी, यानी एक तरीका होता था। यहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देशी स्वरूप भी विकसित कर लिए थे। देखिए, अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुँचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक जा निकले। 1860 के दशक में उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिलती थी। यह एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की जो संख्या थी वो बढ़ने लगी। देखिए, भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। देखिए, भारत में जो कपास पैदा होती थी वो बहुत महीन पैदा होती थी, तो इनका निर्यात यूरोपीय देशों में किया जाता था, वहाँ बहुत डिमांड थी। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन से भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। इसी कारण वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर प्रेशर डाला, दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और जो स्थानीय उद्योग है उनकी रक्षा करे। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ? ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क लगा दिए गए, यानी थोप दिए गए। वहाँ महीन भारतीय कपास का आयात जो है वो कम होने लगा। भाई जब उस पर टैक्स बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात आयात कम हो जाएगा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से, जैसे देखिए अभी गवर्नमेंट ने क्या किया था कि नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा यार, गेहूँ शायद गेहूँ ही था, गेहूँ या चावल पे जो टैक्स था उसको बढ़ा दिया था ताकि इसका निर्यात कम हो सके। एक बार प्याज पे बढ़ाया था बीच में, आपने देखा होगा।
प्याज पे गवर्नमेंट ने टैक्स इसलिए लगा दिया था, प्याज के निर्यात पे, कि यार इसको बाहर ना भेजा जा सके, ताकि यहाँ महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। वही बात यहाँ कह रहा है कि ब्रिटेन ने टैक्स बढ़ा दिया, तो भारतीय जो कपास थे उनकी डिमांड वहाँ पर कम हो गई। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, यानी कंपटीशन का। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़ों के निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाई देता है। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का जो प्रतिशत था वो 30% था, जो 1815 में घटकर 15% रह गया। 1870 तक तो यह अनुपात केवल 3% ही रह गया। तो भारत ने आखिर किन चीज़ों का निर्यात किया? भाई जब सूती कपड़े का डिमांड खत्म हो गया, उसका निर्यात कम हो गया, तो भारत आखिर किस चीज़ का निर्यात करता था? तो देखिए, आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेजी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1812 से 71 के बीच कच्चे कपास का निर्यात जो है 5% से बढ़कर 35% हो गया। देखिए, कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का भी कई दशकों तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, 1820 के दशक में चीन की बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाने लगा और कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा ही सबसे ज़्यादा रहा। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात कर देती थी। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थ का आयात किया जाता था। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ ही आ गई थी। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाली माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। इसका मतलब ये है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता था। ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले जो व्यापारिक घाटे थे उनकी भरपाई कर लेता था। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता है। इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश के होने वाले घाटों की जो भरपाई है वो किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमाकर की जाती है। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उसे तथाकथित होम चार्जेज यानी देसी खर्चे का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रिटानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घरों में भेजी गई निजी रकम भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत से काम कर चुके ब्रिटानी अफसरों की पेंशन शामिल थी। इसमें क्या शामिल था? देखिए, जो भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज लिया मिलता था और भारत में काम कर चुके जो ब्रिटेन अफसर थे उनको जो पेंशन मिलती थी, इनको ये लोग अपने घर भेजते थे। ये कुछ बंदरगाह है यार, कोई दे रहा है, बुखारा, लाहौर, यारकंद, हुगली, चीन का विशाल दीवार, ये सारी चीज़ें दी गई हैं जहाँ ये जो व्यापारिक मार्ग हैं जो भारत के साथ विश्व को जोड़ती थी, वही चीज़ें दी गई हैं। देखिए, पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया, लेकिन उसके असर जो हैं वो सारी दुनिया में महसूस किए गए। इस अध्याय में हम जिन चीज़ों के बारे में विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया जिससे उबरने में दुनिया को 3 दशक से ज़्यादा समय लगा। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के
नीच कराहने लगी, यानी बीज कराहने लगी, भाई नीच नहीं होगा। युद्धकालीन रूपांतरण देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं, पहला विश्व युद्ध दो खेमों के बीच लड़ा गया। एक पाले में मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, तो दूसरे पाले में केंद्रीय शक्तियाँ यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ, उस समय बहुत सारी सरकारों को यहाँ यही लगता था कि यह युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस तक ही ख़त्म हो जाएगा, पर यह युद्ध तो 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे और शत्रुओं को नेस्तानाबूद यानी मिटा देने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी, यानी वो लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हथियारों से भरपूर हो चुके थे। ये पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों, रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जाती थी। आगे देखिए यार क्या हो गया। हाँ देखिए क्या है, दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी और उन्हें विशाल जलपोतों व रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चे पर ले जाया जाना था। इस युद्ध ने मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची, उसकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए। मृतकों और घायलों में से ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या जो थी वो बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी कम हो गई, गिर गई। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनः गठन किया गया। युद्ध की ज़रूरतों के मद्देनज़र पूरे के पूरे समाज को बदल दिया गया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे तो उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा, जिन्हें अब तक केवल मर्दों का ही काम जाना जाता था। युद्ध के कारण दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध जो थे टूट गए। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। इसी युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। कहने का आशय यह है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। यानी अमेरिका जो है आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो चुका था। युद्धोत्तर सुधार यानी युद्ध के बाद जो सुधार हुए वो देखिए। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल था। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था, उस समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्व वाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था, सो अलग। युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्ज लिए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जे में दब चुका था। युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगारों में भारी इजाफा हुआ था। पर जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाल शांत होने लगा तो उत्पादन जो है वह गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधित व्यय में कटौती शुरू कर दी, ताकि शांतिकालीन करों के सहारे भी उनकी भरपाई की जा सके। इन सारे प्रयासों से रोजगार जो है वो भारी तादाद में खत्म हुए। 1921 में हर 5 में से 1 ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर यानी युद्ध के बाद का जो वातावरण है उसका अंग बन गई। बहुत सारी कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो संकट में थी
उदाहरण के लिए गेहूं की उत्पादकों की हालात, जो गेहूं के उत्पादक थे उनके हालातों पर ही विचार कीजिए। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की जो पैदावार है वह अचानक बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, पूर्वी यूरोप में गेहूं की जो पैदावार है वो सुधरने लगी और विश्व बाजार में गेहूं की अति हालात पैदा हो गए। अनाज की कीमतें जो हैं भाई, जब पैदावार ज़्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है अनाज की जो कीमत है वो गिर गई, ग्रामीणों की जो आय थी वो कम हो गई और किसान जो है गहरे संकट में फंस गए। कर्जे के संकट में किसानों पे कर्जा ज़्यादा हो गया। अमेरिका में सुधार की गति तेज रही। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध में अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसको कितना फ़ायदा पहुंचा था। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा, लेकिन 20 के दशक के शुरुआती सालों से ही अमेरिका अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी थी। 1920 के दशक की देखिए 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत यह थी कि बृहत उत्पादन का चलन, मतलब उत्पादन का जो चलन था, उत्पादन की जो क्षमता थी उसको बढ़ा लिया गया था। बृहत उत्पादन की ओर बढ़ने की जो सिलसिला था वो 19वीं सदी के आखिरी में शुरू हो चुका था, लेकिन 1920 के दशक में तो यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया। वो लोग उत्पादन पर ज़्यादा डिपेंड होने लगे, उत्पादन पे भरोसा करने लगे। कार निर्माता हेनरी फोर्ड बहुत बृहत उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। उन्होंने शिकागो के एक बुचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयट के अपने कार कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी। शिकागो के बुचड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकलते जाते थे। यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से किफ़ायती साबित हो सकता है। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीनी ढंग से बार बार करते रहना। यार क्या कह रहा था, निकल गया मुंह से। कहाँ थे हम लोग यार? देखिए यह है जैसे कार के किसी खास पुर्जे को लगाते रहना, यानी मशीनी ढंग से, यानी मशीनी तरीके से बार बार करते रहना होता था। काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कि जो कन्वेयर बेल्ट है वो किस रफ्तार से चलती है। यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता जो है वो बढ़ाने वाला तरीका था। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। और तो और इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकता था। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की जो असेंबली है वो लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकालने लगी। इससे पहले की पद्धतियों के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज़्यादा थी। टी मॉडल नामक कार बृहत उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफ़ी मुश्किल महसूस हुई, क्योंकि वह उसकी रफ्तार को किसी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया। इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 में वेतन जो है वो दोगुना यानी $5 प्रतिदिन कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी। तनख्वाह बढ़ाने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई उसकी भरपाई करने के लिए वे अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे। उनके मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहता था। अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा था कि लागत कम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्द ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा और 20 के दशक में ही यूरोप में उनकी नकल की जाने लगी। बृहत उत्पादन यानी ज़्यादा उत्पादन की पद्धति ने
इंजीनियरिंग आधारित चीज़ों की लागत और कीमत में कमी ला दी। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकते थे। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रतिवर्ष से भी ऊपर जा पहुंचा। इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे। यह सब चीज़ें हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी, यानी लोग ये सारी चीज़ें कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमत जो है साप्ताहिक या मासिक किस्त में चुकाई जाती थी। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में भी वृद्धि से भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की जो मांग थी वो बढ़ गई। उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण या खरीदारी भी कर्जे पर की जा रही थी। 1920 के दशक में आवास एवं विनिर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू जरूरत की चीज़ों में निवेश से रोजगार और मांग की बढ़त थी, तो दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ता था। बढ़ते उपभोग के लिए ज़्यादा निवेश की ज़रूरत थी, जिससे नए रोजगार व आमदनी की वृद्धि होने लगती थी। 1923 में अमेरिका जो था शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भी संकट से उबरने में मदद की। अगले 6 साल में विश्व व्यापार और आय वृद्धि दर में काफ़ी सुधार आया, लेकिन यह स्थिति जो है लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई। 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। देखिए, महामंदी का दौर। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई। यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतिहर उत्पादों की कीमतों में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कभी बनी रही। इस महामंदी के कई कारण थे। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध के बाद विश्व की अर्थव्यवस्था कितनी कमज़ोर थी। पहला कारण था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन हो रहा था। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और ख़राब हो गई थी। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा माल पैदा करके वे अपना आय स्तर बनाए रखें। आगे देखिए, ये क्या है देख लीजिए एक बार। इस चित्र पहले ध्यान से देख लीजिए, फिर पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, जब मंदी फैला था उस समय प्रवासी मजदूर है, भुखमरी के कारण कैसे बैठा हुआ है वही दिखा रहा है। इसका परिवार बेघर हो गया है, रोड पे आ गया है। इसमें कुछ लिखा भी है, मैंने इस भूखी लाचार औरत को देखा, अब मानो किसी चुंबक से खींची मैं उसकी ओर बढ़ती चली गई। मैंने न तो उसका नाम पूछा ना उसके अतीत के बारे में सवाल किया। उसने मुझे अपनी उम्र बताई। उसने कहा कि उसकी उम्र 35 साल है। उसने कहा कि वे लोग यानी माँ और उसके 7 बच्चे आसपास के खेतों में जाड़ों से जमी पड़ी सब्जियों और उन परिंदों के सहारे जिंदा हैं जिन्हें उसके बच्चे मार लाते हैं। वो वहाँ बैठी थी अपने बच्चों को चिपटाए। शायद उसे लगता था कि मेरी तस्वीर उसकी कोई मदद कर सकती है, इसलिए उसने मेरी मदद कर दी। देखिए, फलस्वरूप जो किसान क्या करते थे, उन्होंने अपनी आय बनाए रखने के लिए उत्पादन ज़्यादा कर दिया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जब उत्पादन ज़्यादा हुआ तो बाज़ारों में कृषि उत्पादों की जो आमाद थी यानी जो कृषि उत्पाद थे वो और बढ़ गए। जाहिर है कि कीमतें और नीचे चली गईं। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। दूसरा कारण था 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जे लेकर अपनी निवेश संबंधित ज़रूरतों को पूरा किया था।
जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिका उद्यमियों ने जो अमेरिकी उद्यमी थे उनके होश उड़ गए। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्जा घटकर केवल चौथाई ही रह गया था। जो देश अमेरिका कर्जे पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट खड़ा हुआ। भले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव न पड़ा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर जरूर पड़ा। यूरोप में कई बड़े बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की जो कीमत थी वो बुरी तरह गिर गई। इस झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया, लेकिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे मालों की जो कीमतें थी वो तेज़ी से लुढ़कने लगी। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। इस फैसले ने तो विश्व व्यापार की जो कमर थी वही तोड़ दी। देखिए, औद्योगिक देशों में मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा, अमेरिका को ही झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे जो थे वो देने बंद कर दिए। जो कर्जे दिए जा चुके थे उनकी जो वसूली थी वो तेज कर दी गई। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए थे, कारोबार जो था ठप पड़ गया था। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्जे चुकाने में नाकामयाब हो गए। भाई, इनकम हो ही नहीं रहा है, पैसे आ नहीं रहे, कर्जा कहाँ से देंगे, जिसके चलते उनके मकान, कार और सारी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो कुर्क कर दी गई, यानी नीलाम कर ली गई। 20 के दशक में जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी वो धूल के बराबर गुब्बारे की तरह रातों रात काफूर हो गई, यानी फूट गई, उड़ गई। बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूसरे देशों तक जाने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धाराशायी हो गई। निवेश से अपेक्षित लाभ ना पा सकने के और कर्ज वसूल न कर पाने और जो जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण हजारों बैंक जो थे वो दिवालिया घोषित हो गए और बंद कर दिए गए। इस परिघटना से जुड़े आंकड़े सख्ते में डाल देने वाले हैं कि 1933 तक 4000 से ज़्यादा जो बैंक थे वो बंद हो चुके थे और 1929 से 32 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां जो थी वो चौपट हो चुकी थी, यानी बंद हो चुकी थी। आगे देखिए, भारत और भारत का हाल क्या था, भारत में महामंदी का क्या असर था। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा, तो इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कपकपाहट जो थी, जो वाइब्रेशन था, वो बाकी हिस्सों तक भी पहुंच जाती थी। उससे दुनिया भर में लोगों की ज़िंदगी, अर्थव्यवस्थाएं और समाज प्रभावित हो उठते थे। जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं, औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया और 1928 से 34 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई। 1928 से 34 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई, यानी गेहूं की जो कीमत थी वो आधी हो गई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेज़ी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूलने में छूट देने से साफ मना कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। बंगाल के जूट पटसन उत्पादकों को ही देखिए, वे कच्चा पटसन उगाते थे जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतें में 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई। जिन काश्तकारों के पास दिन फेरने की उम्मीद या बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते कर्ज ले लिए थे, उनकी हालत भी उपज का सही मोल न मिलने के कारण खराब थी। वे दिनों दिन और कर्जे में डूबते जा रहे थे और इस विपत्ति को ध्यान में रखकर बंगाल के एक कवि ने क्या लिखा था, देखिए।
चलो भाइयों, नगद की उम्मीद में और ज़्यादा परसेंट तुम उगाओ, लागत और कर्जे में पिसकर ना उम्मीदी पियो। नहीं, देखिए, चलो भाइयों, नगद की उम्मीद में और ज़्यादा परसेंट तुम उगाओ, लागत और कर्ज में पिसकर ना उम्मीदी पाओ, सारी पूंजी लगा फंसाकर फसल खड़ी कर जाओ, घर पर बैठे बनिए देंगे 5 रुपये मन भाव। क्या अच्छी बात है। पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज़्यादा कर्जे में डूब गए। खर्चे जो थे पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत कम हो चुकी थी। जमीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी। घर में जो भी गहने जेवर थे बिक चुके थे। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं, खास तौर से सोने के निर्यात करने लगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली। इस निर्यात ने ब्रिटेन की जो आर्थिक दशा थी उसको सुधारने में तो निश्चित ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी, जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी ज़मीन पर बदा बदाया भाड़ा मिलता था, या मध्यवर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी। राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योग की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तेजी आ गई थी। अब देखिए, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। युद्धोत्तर बने विश्व की जो अर्थव्यवस्था गिर गई थी उसका फिर से निर्माण कैसे हुआ युद्ध के बाद। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध भी 2 बड़े खेमों के बीच था। एक गुट में धुरी शक्तियाँ, मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली, तो दूसरा खेमा मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका के नाम से जाना जाता था। 6 साल तक चला यह युद्ध जमीन, हवा, पानी और असंख्य मोर्चों पर हुआ। इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं थी। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए और 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था। ये करोड़ों लोग घायल हुए। अब तक के युद्धों के मोर्चे पर मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी। इस युद्ध में ऐसे लोग ज़्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हुए। कई शहर हवाई बमबारी या लगातार गोलाबारी के कारण मिट्टी में मिल गए। इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम जो था वह कठिन और लंबा साबित होने लगा। युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम 2 बड़े प्रभावों के साये में आगे बढ़ा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। नाज़ी जर्मन को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी थी। जिस समय पूंजीवादी दुनिया के महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतिहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में लाकर खड़ा किया था। देखिए, युद्धोत्तर बंदोबस्त, ब्रेटन वुड्स संस्थान। 2 महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने 2 अहम सबक निकाले थे। पहला, बृहत उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता, लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि आमदनी काफ़ी ज़्यादा और स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती। स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार भी जरूरी था, लेकिन बाजार जो है वो पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल जरूरी था। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती थी। दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता था
जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। संक्षेप में, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशर में के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी भाई, देख लीजिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। और ये जगह कहाँ है, अभी आपने देखा था यहाँ पर न्यू हैम्पशर में IMF की स्थापना की गई थी। ठीक है भाई साहब, देखिए, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल की भाषा में वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, इसका भी गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स त्रिवन यानी ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। अब ये याद रखिएगा कि ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है, ये चीज़ कभी उठा के पूछ ले तो भाई आपको बताना होगा। पढ़े रहेंगे NCERT तो आपको पता रहेगा, नहीं पढ़े रहेंगे तो कहाँ से पता रहेगा। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है, IMF और वर्ल्ड बैंक को। ये चीज़ आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। इन संस्थानों की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता है। अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा, रुपया, डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था। $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे यह स्थिर रहता था। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। देखिए, प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के एक अप्रतिम युग का सूत्रपात किया। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से ज़्यादा रही। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी। विकास दर भी कमोबेश स्थिर ही थी, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। इस दौरान ज़्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम ही रही। इन दशकों में तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी-तोड़ कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी निवेश किया, यानी बेहिसाब इन्वेस्टमेंट किया। देखिए, औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र और स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन ये सभी देश गरीबी व संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे। IMF और विश्व बैंक की गठन तो औद्योगिक देशों की जरूरत को पूरा करने के लिए ही किया गया था। यह संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने के दक्ष नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार यूरोपीय और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पुनः गठन किया था, उसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे। इसी कारण 50 के दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रेटन वुड्स संस्थान यानी विकासशील देशों पर पहले से भी ज़्यादा ध्यान देने लगे। दुनिया के अल्प विकसित भाग
उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रह रहे थे। विडंबना यह थी कि नौ स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में भी अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की गर्त से बाहर निकालने के लिए ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व था। औपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नौ स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे या जहां कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका था, वहां के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा और जमीन पर अभी भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगती थी। देखिए, दूसरी ओर ज़्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO के लिए आवाज़ उठाई और समूह 77 G77 के रूप में संगठित हो गए। NIEO से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिल सके। ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। देखिए, सालों के स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में यानी युद्ध के बाद की जो दुनिया थी उनमें सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक से ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमज़ोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत जो थी वो गिरने लगी थी। अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रवाहमयी और अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू कर दी गई। 70 के दशक के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भारी बदलाव आ चुके थे। अब तक विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिमी के व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाता संस्थानों से कर्ज लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा। विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण आय में गिरावट आती थी और गरीबी जो थी वो बढ़ने लगती थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई दी। औद्योगिक विश्व भी बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा था। 70 के दशक के मध्य से बेरोजगारी बढ़ने लगी और 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक वहाँ काफ़ी बेरोजगारी रही। 70 के दशक के आखिरी सालों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां वेतन जो है बहुत कम थे। चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था, परंतु चीन ने नई आर्थिक नीतियों और सोवियत खेमे के बिखराव तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बनने विश्व अर्थव्यवस्था का पार्ट बन गए। चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे, फलस्वरूप विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जाकर जमकर निवेश करना शुरू कर दिया। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारे ज़्यादातर टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और खिलौने चीन में ही बने होते हैं या वहाँ के जैसे ही लगते हैं? यह चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था और ख़ास तौर पे वहाँ के कम वेतनों का नतीजा है। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाहों पर भी असर पड़ा। पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आए भारी बदलाव के कारण दुनिया के जो आर्थिक भूगोल है वो पूरी तरह से बदल चुका है।
नए शब्द देख लीजिए। विनिमय दर क्या होता है? विनिमय दर होता है दोस्तों, इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की जो राष्ट्रीय मुद्राओं हो, देखिए इस व्यवस्था के जरिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके सुविधा के लिए जो अलग अलग देशों की जो राष्ट्रीय मुद्राएं हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। मोटे तौर पर विनिमय दर दो प्रकार की होती है, एक स्थिर विनिमय दर और दूसरी जो होती है परिवर्तनशील विनिमय दर। ठीक है, स्थिर विनिमय दर क्या होती है देख लीजिए। जब विनिमय दर स्थिर होती है और उनमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। दूसरा क्या होता है? लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर। इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है। आगे देखिए दोस्तों, तो हमारा चैप्टर मुझे लगता है यहाँ समाप्त हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने देखा कि आखिर IMF का निर्माण क्यों हुआ, वर्ल्ड बैंक का निर्माण क्या हुआ और जो है ये विश्व अर्थव्यवस्था है उसका निर्माण कैसे हुआ, किस तरीके से हम लोगों ने जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसके बारे में जाना और समझा कि आखिर अर्थव्यवस्था का निर्माण कैसे हुआ, कैसे अलग अलग देश अपनी अर्थव्यवस्था निकालने लगे, उस पर ध्यान देने लगे, किस तरीके से गिरा बढ़ा चढ़ा, सारी चीज़ें हम लोग समझ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए होंगे। दोस्तों देखिए, इसके बाद आप लोग अपनी किताब उठाइए, फिर से उसको एक बार पढ़िए, फिर उसको इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लगती है उसको नोट्स के माध्यम से नोट कर लीजिए और फिर उसको एक बार रिवाइज कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और दोस्तों मैं भी आप लोगों के पीछे बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और भाई प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, प्लीज़। चलिए, धन्यवाद।